सरकारी कैपेक्स वर्ष 2014-15 में 2 लाख करोड़ से कई गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ हो गया है। वित्त वर्ष 2026-27 में मैं इस गति को जारी रखने हेतु इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ। और संरचना विकास और निर्माण चरण के दौरान जोखिमों के संबंध में निजी डेवलपर्स के विश्वास को मजबूत करने के लिए मैं ऋणदाताओं को दूरदर्शिता से सुविचारित आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने हेतु एक अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूँ। पिछले वर्षों के दौरान REITs परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए एक सफल उपाय बनकर उभरे हैं। मैं समर्पित REITs की स्थापना के माध्यम से CPSE की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की रिसाइकलिंग में गति लाने का प्रस्ताव करती हूँ। कार्गो के पर्यावरण अनुकूल आवागमन को बढ़ावा देने के लिए मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूँ। पूर्व में डानकुनी से पश्चिम में सूरत को जोड़ते हुए नया समर्पित मालवाहक कॉरिडोर बनाना, तालचर और आंगुल जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों तथा कलिंगा नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा पत्तनों से जोड़ने के लिए उड़ीसा में NW5 से शुरू करते हुए अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग NWU शुरू करना। इसके लिए अपेक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इससे प्रशिक्षण देने और कौशल प्राप्त करने के लिए जल मार्ग के पूरे भाग में युवाओं को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अंतर्देशीय जलमार्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनारस और पटना में एक जहाज मरम्मत सुविधा भी स्थापित की जाएगी। अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय पोत परिवहन का हिस्सा 6% से बढ़ाकर 2047 तक 12% करने के लिए रेल और सड़क परिवहन से मॉडल शिफ्ट को प्रोत्साहित करने के लिए एक तटीय कार्गो प्रोत्साहन स्कीम का शुभारंभ करना। अंतिम छोर और दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैं समुद्री विमानों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन करने का प्रस्ताव करती हूँ। प्रचालनों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक समुद्री विमान VGF योजना भी शुरू की जाएगी। कार्बन कैप्चर उपयोगिता और भंडारण CCUS दिसंबर 2025 में शुरू किए गए रोड मैप के अनुसार बड़े पैमाने पर CCUS प्रौद्योगिकियां विद्युत, इस्पात, सीमेंट और रसायनों सहित 5 औद्योगिक क्षेत्रों में अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों में अधिक तैयारी का स्तर प्राप्त करेगा। अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। शहरी आर्थिक शहर भारत के विकास, नवाचार और अवसरों के इंजन है। अब हम शहरी आर्थिक क्षेत्र। शहर भारत के विकास, नवाचार और अवसरों के इंजन हैं। अब हम टियर 2 और 3 शहरों तथा तीर्थ कस्बों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें आधुनिक अवसंरचना और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। इस बजट का लक्ष्य उनके विशिष्ट विकास कारकों के आधार पर शहरी आर्थिक क्षेत्रों का मानचित्रण करके समूहों की आर्थिक शक्ति का उपयोग करने के लिए शहरों की क्षमता को और अधिक बढ़ाना है। सुधार सह परिणाम आधारित वित्त पोषण तंत्र से चुनौती मोड के माध्यम से उनकी योजनाओं को लागू करने के लिए 5 वर्षों में प्रति CER 5,000 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है। पर्यावरण से सतत यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच विकास संयोजक के रूप में 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर अर्थात पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी विकसित करेंगे।
वित्तीय क्षेत्र मजबूत तुलन पत्र, लाभप्रदता में ऐतिहासिक उच्च स्तर पर परिसंपत्तियों की बेहतर गुणवत्ता और देश के 98% से अधिक गांवों में कवरेज आज भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस समय हम इस क्षेत्र के सुधार प्रेरित विकास पथ को जारी रखने के लिए जरूरी उपायों के भविष्यवादी रूप से मूल्यांकन करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। मैं वित्तीय स्थायित्व, समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण को सुरक्षित करते हुए भारत के अगले चरण की विकास जरूरतों के अनुरूप इस क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने के लिए मैं विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति गठन करने का प्रस्ताव करती हूँ। ऋण संवितरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के साथ विकसित भारत के लिए एनबीएफसी हेतु विजन तैयार किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के एनबीएफसी में उच्च स्तर प्राप्त करने और दक्षता में सुधार के उद्देश्य से प्रथम कदम के रूप में विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया जाता है। मैं भारत की विकासोन्मुखी आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विदेशी निवेश के लिए अधिक समकालीन उपयोगकर्ता अनुकूल ढांचा तैयार करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन गृह ऋण लिखित नियमावली की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव करती हूं। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार मैं एक ऐसे बाजार निर्माण की संरचना पेश करने का प्रस्ताव करती हूं जहां कॉर्पोरेट बॉन्ड क्षेत्र में निधियों और व्युत्पन्नों के लिए पर्याप्त अवसर हों। मैं कॉर्पोरेट बॉन्डों पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का भी प्रस्ताव करती हूं। म्युनिसिपल बॉन्ड बड़े शहरों द्वारा आर्थिक मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने को बढ़ावा देने के लिए मैं 1000 करोड़ से अधिक का एकल बॉन्ड जारी करने के लिए 100 करोड़ के प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती हूं। अमृत के अंतर्गत वर्तमान योजना जो 200 करोड़ अमृत के अंतर्गत वर्तमान योजना जो 200 करोड़ तक के बॉन्ड जारी करने पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह भी छोटे और मध्यम कस्बों को सहायता प्रदान करने के लिए जारी रहेगी। व्यापार करने की सुगमता भारत के बाहर निवासी व्यक्तिगत व्यक्ति PROI को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की इक्विटी लिखतों में निवेश करने की अनुमति होगी। इस योजना के अंतर्गत सभी व्यक्तिगत PROI के लिए समग्र निवेश को वर्तमान के 10% से 24% करने के साथ किसी व्यक्तिगत PROI के लिए निवेश सीमा को 5% से बढ़ाकर 10% करने का भी प्रस्ताव है। AI सहित उभरती प्रौद्योगिकियां 21वीं सदी प्रौद्योगिकी प्रेरित है। प्रौद्योगिकी का अंगीकरण सभी लोगों के हित के लिए है। खेतों में किसानों, स्टेम में महिलाओं, कौशल वृद्धि के लिए इच्छुक युवाओं और दिव्यांग जनों के लाभ हेतु नए अवसर। सरकार ने AI मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड और अनुसंधान विकास एवं नवाचार निधि के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियों को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमारा दूसरा कर्तव्य आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमता निर्माण है। हमारी सरकार के 1 दशक से सतत और सुधार उन्मुखी प्रयासों के माध्यम से लगभग 25 करोड़ लोग विभिन्न स्तरों पर व्याप्त गरीबी से ऊपर उठ गए हैं। इसलिए हमारी सरकार ने निम्नलिखित उपायों से युवा भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सेवा क्षेत्र पर फिर से जोर देने का निर्णय लिया है।
मैं विकसित भारत के मुख्य संचालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु एक उच्च स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूँ। यह हमें वर्ष 2047 तक 10% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाएगा। यह समिति विकास, रोजगार और निर्यातों के लिए संभावनाओं को बढ़ाने के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। वे नौकरी और कौशल आवश्यकताओं पर AI सहित उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रभाव का भी आकलन करेंगे और उसके लिए उपायों का प्रस्ताव करेंगे। विकसित भारत के लिए पेशेवरों को तैयार करना। हमारे युवाओं के लिए कुशल कैरियर मार्ग की एक नई श्रृंखला तैयार करने के लिए मैं निम्नलिखित क्षेत्रों में पहल करने का प्रस्ताव करती हैं। संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए मौजूदा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में नए HMC संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसमें ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑटो अप्लाइड साइकोलॉजी और व्यवहार संबंधी स्वास्थ्य सहित 10 चयनित विषय क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा और अगले 5 वर्षों में 1 लाख AHP जोड़े जाएंगे। वृद्धों की चिकित्सा और संबद्ध देखभाल सेवाओं को शामिल करते हुए एक मजबूत देखभाल सेवा परिवेश बनाया जाएगा। देखभाल सेवा और स्वास्थ्य, योग, मेडिकल और सहायता उपकरणों का प्रचालन जैसे संबद्ध कौशलों का संयोजन करते हुए करके बहु कौशल देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए अनेक NSU कार्यक्रमों का विकास किया जाएगा। आने वाले वर्षों में 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। चिकित्सा मूल्यवर्धन केंद्र। भारत को चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र सेवा केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मैं निजी क्षेत्र की साझेदारी में 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुभारंभ करने का प्रस्ताव करती हूँ। ये केंद्र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा परिसरों के रूप में सेवा प्रदान करेंगे, जिसमें चिकित्सा, शैक्षिक और अनुसंधान सुविधाएं होंगी। इसमें नैदानिक बाद के देखभाल और पुनर्वास के लिए आयुष केंद्र, चिकित्सा मूल्य पर्यटन सुविधा केंद्र होंगे। ये केंद्र डॉक्टरों और AHP सहित स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को विविध कार्य अवसर प्रदान करेंगे। प्राचीन चिकित्सा पद्धति। विश्व के विभिन्न भागों में पहले से सम्मान प्राप्त प्राचीन भारतीय योग को व्यापक वैश्विक पहचान तब मिली जब माननीय प्रधानमंत्री इसे UN में लेकर गए। कोविड के पश्चात आयुर्वेद को भी सम्मान, वैश्विक स्वीकार्यता और पहचान मिली है। गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेद उत्पादों के निर्माण से औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों और इनके उत्पादों का प्रशंसन करने वाले युवाओं को मदद मिलती है। बढ़ रही वैश्विक मांगों को कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं। मैं 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने, 2 प्रमाणन परिवेश के उच्च मानकों के लिए आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने और अधिक कुशल कार्मिक उपलब्ध कराने, 3 पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के उन्नयन का प्रस्ताव करती हूँ। पशुपालन। पशुधन कृषि आय के लगभग 16% का योगदान देता है, जिसमें गरीब और सीमांत परिवार भी शामिल है। पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या को 20,000 से अधिक करके उनकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए मैं निजी क्षेत्र में पशु रोग विशेषज्ञ और पैरा पशु शल्य महाविद्यालय, पशु अस्पताल, नैदानिक प्रयोगशालाओं और प्रजनन सुविधाओं की स्थापना के लिए एक ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। भारतीय और विदेशी संस्थाओं के बीच सहयोग को भी सुविधाजनक बनाया जाएगा।
ऑरेंज अर्थव्यवस्था, भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स। एबीजीसी क्षेत्र एक बढ़ता हुआ उद्योग है जिसमें वर्ष 2030 तक 2 मिलियन पेशेवरों की आवश्यकता होगी। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ।